हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 2013 वाला पेपर। ये पेपर अलवर का है, क्योंकि जब 2013 में परीक्षा हुई थी तो जिला परिषद द्वारा आयोजित हुई थी और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पेपर हुआ था। तो ये अलवर वाला पेपर है एसएसटी का। तो इसे मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेवल 2 का 2023 वाला पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेवल 1 का 2013 वाला और 2023 वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th की जो एसएसटी की बुक चलती हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। और ये किताबें पढ़ना रीट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैंने कंप्लीट किताबें पढ़ाई हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। एसएसटी की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिएगा ये पेपर 2013 वाला है, एसएसटी का, लेवल 2 का, अलवर का। यहाँ पर लिखा भी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय बिताते हैं। पहला विकल्प है उदयपुर में, दूसरा है अलवर में, तीसरा है जोधपुर में और चौथा है माउंट आबू में। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो माउंट आबू है ये ठंडा रहता है बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के राज्यपाल माउंट आबू में कुछ समय बिताते हैं। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, माउंट आबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतीरे की राड़ किनके मध्य लड़ी गई? पहला विकल्प है बीकानेर व नागौर, दूसरा है चूरू व झुंझुनू, तीसरा है सीकर व जयपुर और चौथा है बाड़मेर व जैसलमेर। और इन सब के बारे में उन्हीं किताबों में बताया गया है। जिसने भी सभी वीडियो देखी हैं उसे पता होगा। तो मतीरे की राड़ बीकानेर और नागौर के मध्य लड़ी गई, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो मतीरे की राड़ है ये किसके लिए लड़ी गई? तरबूज के लिए। बीकानेर रियासत के सिलवा गांव और नागौर रियासत के जखानिया गांव एक दूसरे के समांतर थे। ये दोनों गांव नागौर राज्य और बीकानेर राज्य की अंतिम सीमा थे। बीकानेर से रियासत की सीमा पर एक मतीरा यानी कि तरबूज की बेल उगाई गई, लेकिन वह नागौर सीमा पर फैल गई और दोनों पक्षों ने दावा किया कि ये मेरी बेल है। तो इसीलिए ये लड़ाई लड़ी गई। आप लोगों को याद रखना है, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बीकानेर व नागौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है जॉर्ज मैकलिस्टर, दूसरा विकल्प है जेम्स टॉड, तीसरा है थॉमस कुक और चौथा है लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ये पेपर पुराना है, हो सकता है कि इसमें कॉमन नंबर दिया गया हो, क्योंकि इसके चारों ही विकल्प गलत हैं। आपको याद रखना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जब मैंने क्लास 10th की बुक पढ़ाई है उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको याद होगा। जिसने भी वीडियो देखी है उसे तो पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भीलों के घर कहलाते हैं। पहला विकल्प है पाल, दूसरा है टापरा, तीसरा है फला और चौथा है झूपा। तो भीलों के घर कहलाते हैं टापरा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है कोटा। तो जैसलमेर में सबसे कम उत्पादन किया जाता है
गेहूं का, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला विकल्प है 1 नवंबर 2005, दूसरा है 15 अगस्त 2008, तीसरा है 1 अगस्त 2012 और चौथा है 14 नवंबर 2011। तो राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया था। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य समयबद्ध सुनवाई और शिकायतों का निपटान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? पहला विकल्प है भाग 1, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 3 और चौथा है भाग 4। तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का प्रावधान करता है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? पहला है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 21 का और चौथा है अनुच्छेद 32। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया था, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बछड़े की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है गणेश चतुर्थी को, दूसरा है बछ बारस को, तीसरा है महाशिवरात्रि को और चौथा है जन्माष्टमी को। तो बछड़े की पूजा की जाती है बछ बारस को, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो त्योहार है भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? पहला विकल्प है जय नारायण व्यास द्वारा, दूसरा विकल्प है मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा, तीसरा है टीकाराम पालीवाल द्वारा और चौथा है हीरालाल शास्त्री द्वारा। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है पुरानी पीडीएफ है, क्योंकि 2013 में पेपर हुआ था, तो हो सकता है आप लोगों को देखने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, लेकिन मैं प्रत्येक प्रश्न पढ़ रही हूँ और प्रत्येक विकल्प भी पढ़ रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राज्य प्रमुख, तीसरा है महाराज प्रमुख और चौथा है राष्ट्रपति। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता था, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आदिवर्ष में कितने दिन होते हैं? आदिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 364, दूसरा है 365, तीसरा है 366 और चौथा है 370। तो किसी लीप ईयर में अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयदशमी मनाई जाती है? पहला विकल्प है कार्तिक कृष्ण दशमी को, दूसरा है आश्विन शुक्ल दशमी को, तीसरा है फाल्गुन शुक्ल दशमी को और चौथा है पौष कृष्ण दशमी को। तो विजयदशमी मनाई जाती है आश्विन शुक्ल दशमी को, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाजरू है? पहला विकल्प है मारवाड़ का एक दुग्ध उत्पाद, दूसरा है शेखावटी की एक सांस्कृतिक गतिविधि, तीसरा है बलि देने हेतु एक बकरा और चौथा है जायसी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। तो खाजरू जो है बलि देने हेतु बकरा होता है, उसे कहा जाता है खाजरू, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में कितनी देसी रियासतें सम्मिलित हैं? पहला है 15 राज्य एवं 9 चीफशिप्स, दूसरा है 19 राज्य एवं 3 चीफशिप्स, तीसरा है 35 राज्य और चौथा है 552 राज्य। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वह 7 चरणों में पूर्ण हुआ है और प्रत्येक चरण के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप लोगों को पता है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 19 राज्य एवं 3 चीफशिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेसिडेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है डेविड ऑक्ट रेलोनी, दूसरा विकल्प है जेम्स टॉड, तीसरा विकल्प है थॉमस मेयो और चौथा है अल्बर्ट हॉक। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे डेविड ऑक्ट रेलोनी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है लेकिन इसमें लिखा नहीं है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए तो वह है गोवा, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पहला विकल्प है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? वह है जोधपुर, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी अंततः समाहित नहीं हो जाती है? पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है लूनी और चौथा है बनास। तो चंबल नदी समाहित नहीं हो जाती है, किसमें समाहित नहीं होती है ये पूछा गया है, तो लूनी में समाहित नहीं होती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड है, लिखा है बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है। पहला है राजसमंद झील, दूसरा है उदय सागर झील, तीसरा है फतेह सागर झील और चौथा है जयसमंद झील। तो बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है जयसमंद झील से, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इसे ही ढेबर झील भी कहते हैं और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? पहला है जवाई, दूसरा है जोजरी, तीसरा है सुकुड़ी और चौथा है पार्वती। तो कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जवाई, सुकरी, लीलड़ी, मिस्त्री, जोजरी, बांदी, सागी, ये सभी लूनी की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पार्वती नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? पहला विकल्प है दशहरा, दूसरा है बसंत पंचमी, तीसरा है अक्षय तृतीया और चौथा है कार्तिक पूर्णिमा। तो अब तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, ये पेपर पुराना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह होते थे अक्षय तृतीया के अवसर पर, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जिसे आख तीज भी कहते हैं, आखा तीज, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोदरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है लौह अयस्क, दूसरा है तांबा, तीसरा है सीसा और चौथा है कोयला। तो खोदरीबा खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये अलवर में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ गोगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है। पहला विकल्प है पर्वतसर, दूसरा है नाथ द्वारा, तीसरा है देवगढ़ और चौथा विकल्प है गोगा मेड़ी।
तो जहाँ गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है वह स्थान है गोगा मेड़ी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। पर्वतसर में भव्य पशु मेला आयोजित किया जाता है तेजाजी की याद में। और पर्वतसर कहाँ पर है? नागौर में। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और देवगढ़ जो है ये खारी नदी का उद्गम स्थल है। और देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1207 ईस्वी में किस कछवा शासक ने मीनों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था? पहला विकल्प है सारंग देव, दूसरा विकल्प है कोकल देव, तीसरा विकल्प है पूरमल और चौथा है भारमल। तो 1207 की बात हो रही है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कोकिल देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है जयपुर। तो हर्ष की पहाड़ियां सीकर में स्थित हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? पहला विकल्प है बाड़मेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है कोटा। तो ये पेपर पुराना है। अब इससे पूछा गया है कि किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है, तो इसका उत्तर बाड़मेर सही था। लेकिन बाड़मेर में नागरिक हवाई अड्डा नहीं है। जो हवाई अड्डा है वह भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन वहां नियमित नागरिक उड़ानें नहीं हैं। तो इसीलिए इसका पहला उत्तर सही माना गया था। पुराना पेपर है 2013 वाला, लेकिन वहां पर अब नागरिक हवाई अड्डा बनने की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये जो हवाई अड्डा अभी वर्तमान में है वो नागरिक हवाई अड्डा नहीं है। ये वायुसेना द्वारा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन ये पुराना पेपर है, इसीलिए इसका पहला विकल्प सही था उस समय के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? पहला विकल्प है रामदासी, रामदाई, दूसरा है जसनाथी, तीसरा है परनामी और चौथा है खालसा। तो धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं जसनाथी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रागड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? पहला विकल्प है मारवाड़ी व ढूंढाड़ी, दूसरा है ढूंढाड़ी व तोरावटी, तीसरा है मारवाड़ी और मालवी और चौथा है ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो रांगड़ी जो बोली है ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? पहला है कांतली, दूसरा है काकनी, तीसरा है सावी और चौथा है बनास। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है पूछा गया था, तो बनास नदी चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पहला विकल्प है गोमती, दूसरा है बनास, तीसरा है लूनी और चौथा है चंबल। तो राजसमंद झील का निर्माण हुआ है गोमती नदी पर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्की झील किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है सिरोही और चौथा है अलवर। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सिरोही। और ये रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ये भी याद रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है पंडित मोतीलाल मेनारिया, दूसरा विकल्प है कर्नल टॉड, तीसरा विकल्प है ग्रियर्सन और चौथा है जॉर्ज थॉमस। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्होंने ही पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन थे? पहला विकल्प है बिहारी, दूसरा विकल्प है रांगे राघव, तीसरा विकल्प है हीरानंद व्यास और चौथा विकल्प है दयानंद सरस्वती। तो संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता थे बिहारी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प है विजय सिंह पथिक, दूसरा है केसरी सिंह बारहट, तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह और चौथा विकल्प है माणिक लाल वर्मा। तो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के साथ 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगनिवास किस झील पर स्थित है? लेक पैलेस है ये जगनिवास। ये किस झील पर स्थित है? पहला विकल्प है राजसमंद झील, दूसरा विकल्प है फतेह सागर, तीसरा है पिछोला झील और चौथा है फाय सागर। तो जगनिवास उदयपुर में पिछोला झील पर स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पिछोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायर ट्यूब कारखाना स्थित है? पहला विकल्प है कांकरौली, दूसरा विकल्प है बाड़मेर, तीसरा है अजमेर और चौथा है उदयपुर। तो टायर ट्यूब कारखाना कांकरौली में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा घराना एक लिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा विकल्प है मारवाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है जयपुर। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, मेवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान है? पहला विकल्प है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान और चौथा है व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान माना गया है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प है 5। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। पहला विकल्प सही हो जाएगा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? पहला विकल्प है स्वयं को समझने में, दूसरा विकल्प है बालक को समझने में, तीसरा है शिक्षण विधियों के चयन में और चौथा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? पहला विकल्प है बालक, दूसरा विकल्प है शिक्षक, तीसरा विकल्प है पाठ्यक्रम और चौथा विकल्प है अभिभावक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान होती है? अगला प्रश्न है। पहला विकल्प है पुराने व्यवहार से, दूसरा है चित्रकला से, तीसरा है संगीत से और चौथा है नवीन रचना या उत्पादन से। तो सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असमायोजन परिणाम है? पहला विकल्प है कुंठा का, दूसरा है तनाव का, तीसरा है संघर्ष का और चौथा है उपरोक्त सभी का। तो असमायोजन परिणाम है कुंठा का भी है, तनाव का भी है, संघर्ष का भी है, तो उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार एवं दंड
फिल करना है का एक प्रकार है। पहला विकल्प है बाह्य प्रेरणा का, दूसरा है आंतरिक प्रेरणा का, तीसरा है भाषाई प्रेरणा का और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार एवं दंड बाह्य प्रेरणा का प्रकार है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। पहला है वजन बढ़ाने की, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है समायोजन की और चौथा है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी ने कहा है। पहला है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, दूसरा है विद्यालय एक साधारण वातावरण है, तीसरा है विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है और चौथा है विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। पहला है अलगाव से, दूसरा है भीड़ से, तीसरा है संपर्क से और चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है संपर्क से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। पहला है सामाजिकता पर, दूसरा है संस्कृति पर, तीसरा है परिवार पर और चौथा है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर। कोई जल्दी सीख लेता है, किसी को देर में समझ में आता है, कोई जल्दी समझ जाता है। तो ये सब क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही होती हैं। तो छात्रों की सीखने की क्षमता जो होती है वह व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृद्धि और विकास है। पहला है एक दूसरे के पूरक, दूसरा है परस्पर विरोधी, तीसरा है एक दूसरे के समान और चौथा है एक दूसरे के समानांतर। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। पहला विकल्प है मानसिक विकास है, दूसरा है शारीरिक विकास है, तीसरा है ध्यान का विकास है और चौथा है भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पीढ़ी है, ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगला प्रश्न दिया गया है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। पहला विकल्प है मानसिक विकास है, दूसरा है शारीरिक विकास है, तीसरा है ध्यान का विकास है और चौथा है भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। पहला विकल्प है स्किनर का, दूसरा है स्टेनले हॉल का, तीसरा है E.A. किलपैट्रिक का और चौथा है थार्नडाइक का। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, स्टेनले हॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और चौथा है नैतिकता का होना। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, पूछा गया है नैतिकता का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका पहला विकल्प है मूल्य है, दूसरा है आदत है, तीसरा है व्यक्तित्व है और चौथा है मानदंड है। तो व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है, तो वही उसका व्यक्तित्व होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला विकल्प है कोहलर, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है पावलोव। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस सिद्धांत को अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्ण या संपूर्ण प्रतिरूप।
और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो थार्नडाइक हैं, इन्होंने जांच एवं त्रुटि सिद्धांत दिया है, और स्किनर ने संचालक अनुबंध का सिद्धांत, और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। पहला है बाल्यावस्था के लिए, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था के लिए, तीसरा है युवावस्था के लिए, और चौथा है परिपक्वावस्था के लिए। तो खेल विधि की शुरुआत सबसे पहले कॉल्डवेल कुक ने की थी, और बाद में इसे फ्रोवेल ने लोकप्रिय बनाया। अब इसमें पूछा गया है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। पहला विकल्प है सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है मापना तथा मूल्यांकन, तीसरा है खेलों का प्रशिक्षण, और चौथा है पाठ्यक्रम निर्माण। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, पूछा गया है खेलों का प्रशिक्षण। तीसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। पहला है व्यक्तित्व इतिहास, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा है रॉसार्क परीक्षण, और चौथा है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछी गई है व्यक्तिगत इतिहास। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा खंड है बाल मनोविज्ञान का। प्रश्न है सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। पहला है बाल अपराधियों के लिए, दूसरा है मानसिक मंद बच्चों के लिए, तीसरा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, और चौथा है सामान्य बच्चों के लिए। तो सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है। पहला है समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, दूसरा है समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, तीसरा है समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, और चौथा है समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाला होता है। तो इसमें पूछा गया है कि समाज विरोधी बालक के बारे में जो सत्य नहीं है, यानी कि जो असत्य है, वह हमें बताना है। तो समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, ये सही है। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, और समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, ये तो सही है। लेकिन तीसरा जो लिखा हुआ है कि समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, यही सत्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समाज विरोधी बालक का व्यवहार दूसरों की भलाई को हानि पहुंचा सकता है। यह व्यवहार प्रबंधनीय है, लेकिन अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह वयस्कता में और अधिक गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है। पहला है व्यक्ति विभिन्न दर से विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, दूसरा है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, तीसरा है विकास सने सने होता है, सने सने यानी कि धीरे धीरे, और चौथा विकल्प है विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये सामान्य नियम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला है वृद्धि, दूसरा है अधिगम, तीसरा है परिपक्वता, और चौथा है अभिप्रेरणा। तो अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। पहला विकल्प है जन्म से मृत्यु तक, दूसरा है जन्म से बाल्यावस्था तक, तीसरा है जन्म से किशोरावस्था तक, और चौथा है जन्म से युवावस्था तक। तो एरिक्सन ने मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं को 1950 में प्रस्तुत किया,
और इन्होंने 8 अवस्थाएं दी हैं जन्म से मृत्यु तक। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? पहला विकल्प है 18 माह से 3 वर्ष तक, दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा है 6 से 12 वर्ष तक और चौथा है किशोरावस्था तक। तो ये पहल बनाम हीनता अवस्था है, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। 3 से 6 वर्ष, कहीं कहीं पर 5 वर्ष भी लिखा है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें 6 लिखा हुआ है, वैसे 3 से 5 वर्ष के बीच होती है यह अवस्था। यह पूर्व विद्यालयी आयु है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्रिया अन्वेषण होता है। इस अवस्था में सफल होने वाले बच्चे दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और असफल होने से अपराध बोध का विकास होता है। तो ये तीसरी अवस्था है पहल बनाम हीनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ADHD है, पहला विकल्प है वाणी विकृति, दूसरा है अवधान विकृति, तीसरा है भाषा विकृति और चौथा है संप्रेषण विकृति। तो ADHD न्यूरो डेवलपमेंटल प्रकार का एक मानसिक विकार है और ये अवधान विकृति है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? कौन सी विधि में लिखा ही नहीं है। पहला विकल्प है प्रयोग, दूसरा है केस अध्ययन, तीसरा है अवलोकन और चौथा है क्षेत्र अध्ययन। तो जिस विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है वह होता है केस अध्ययन यानी केस स्टडी, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है रुचि, तीसरा है अधिगम निस्सहायता और चौथा है बुद्धि। तो जो अधिगम में बाधक होता है वह बताना है, तो अधिगम निस्सहायता, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा है प्राचीन अनुबंधन, तीसरा है सूझ अधिगम और चौथा है स्वतः अधिगम। तो पूछा गया है किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है, तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है। पहला है विलोपन, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है विभेदन और चौथा है अनुबंधन। तो एक अधिगमित प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना विलोपन कहलाता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा विलोपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता? पहला है पिछड़े बालक, दूसरा है विकलांग बालक, तीसरा है लंबे बालक और चौथा है मंदबुद्धि बालक। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते लंबे बालक, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? पहला है घन निर्माण, दूसरा है ब्लॉक को छेद में फिट करना, तीसरा है चित्र के टुकड़ों को जोड़ना और चौथा है सरल गणित समस्याएं हल करना। तो इसमें पूछा गया है कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो सरल गणित समस्याएं हल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CAT है, पहला विकल्प है व्यक्तित्व, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है सृजनात्मकता। CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो ये व्यक्तित्व है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता संबंधित है, पहला है अपसारी चिंतन से, दूसरा है अभिसारी चिंतन से, तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन से और चौथा है स्वलीय चिंतन से।
तो सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है, व्यापक सोच से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो होता है सृजनात्मकता की प्राथमिक पहचान की विशेषता है, क्योंकि यह कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। पहला है सृजनात्मकता के, दूसरा है संवेग के, तीसरा है अभिवृत्ति के और चौथा है उपलब्धि के। तो अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा सृजनात्मकता के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सृजनात्मकता जो है एक ऐसा कौशल है जिसके परिणाम स्वरूप आविष्कार और क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधि उपागम से समाप प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? पहला विकल्प है जीवन लेखन विधि, दूसरा है समकालीन अध्ययन विधि, तीसरा है दीर्घकालीन अध्ययन विधि और चौथा है समाज मिति। तो पूछा गया है कौन सी विधि में समाप प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं से लिया जाता है, तो वह है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ है, पहला है राम अध्यापन की योग्यता रखता है, दूसरा है राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, तीसरा है राम अध्ययन में उच्च रुचि रखता है और चौथा है राम अध्यापन को नापसंद करता है। तो जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका अर्थ है राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? पहला है रोमांचकारी, दूसरा है उत्सुक, तीसरा है कठोर और चौथा है स्वतंत्र। तो सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो कठोर यानी कि निष्ठुर जिसे कहते हैं, तो ये सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? पहला है रुचि, दूसरा है मानसिक वृत्ति, तीसरा है बुद्धि और चौथा है पूर्व अधिगम स्तर। तो कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? वह है मानसिक अभिवृत्ति। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे खंड है, पांचवा खंड है और ये सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से संबंधित है। चलिए अब सामाजिक अध्ययन के प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्यतः लिखे गए हैं। पहला है संस्कृत में, दूसरा है पाली में, तीसरा है प्राकृत में और चौथा है कांस्य में। तो अशोक के शिलालेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे एवं साम्राज्य के विशाल हिस्से में ब्राह्मी में लिखे गए थे, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट मंदिर स्थित है। पहला विकल्प है इंडोनेशिया में, दूसरा है थाईलैंड में, तीसरा है वियतनाम में और चौथा है कंबोडिया में। तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक हैं। पहला विकल्प है कुतुबन, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा विकल्प है रसखान और चौथा है मौलाना दाऊद। तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है नामदेव, दूसरा विकल्प है चैतन्य, तीसरा विकल्प है तुकाराम और चौथा है एकनाथ। तो इसमें पूछा गया है कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो वह है चैतन्य। इनका जन्म बंगाल में हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है, यहाँ चिश्ती गलत लिख गया है। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है। पहला विकल्प है हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरा विकल्प है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा विकल्प है फरीदुद्दीन गंज ए सकर और चौथा है बख्तियार काकी। तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है हामिदुद्दीन नागौरी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये सूफी संत थे तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगहर नामक स्थान जुड़ा है। पहला विकल्प है तुलसीदास से, दूसरा विकल्प है खसूरदास से, तीसरा विकल्प है मीरा से और चौथा है कबीर से। तो मगहर नामक स्थान जुड़ा है कबीरदास से, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? पहला विकल्प है शेरशाह का मकबरा, दूसरा विकल्प है हुमायूं का मकबरा, तीसरा है अकबर का मकबरा और चौथा है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह फारसी वास्तुकला से प्रभावित मुगल शैली का उचित उदाहरण है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के राज में सैनिक विभाग का मुखिया था। पहला विकल्प है मीर बख्शी, दूसरा विकल्प है मीर सामा, तीसरा है फौजदार और चौथा है किलेदार। तो अकबर के राज में सैनिक विभाग का मुखिया हुआ करता था मीर बख्शी, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला विकल्प है राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। दूसरा है राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई थी। तीसरा है युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब प्रदान किया गया था और चौथा है चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। तो इसमें गलत कथन बताना है, तो इसमें पहला गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा है राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। तो 1613 में नहीं की थी बल्कि 1615 में की थी, तो ये गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर था। पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है आगरा, तीसरा विकल्प है सूरत और चौथा है लाहौर। तो इरफान हबीब के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर था आगरा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी। पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है सिरोही। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी सिरोही, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? पहला विकल्प है लॉर्ड रिपन से, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग से, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी से और चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो हड़प नीति का सिद्धांत संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला विकल्प है मौलवी अहमदुल्ला ने, दूसरा है कुंवर सिंह ने, तीसरा विकल्प है बख्त खान ने और चौथा है तात्या टोपे ने। तो अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ
पहला विकल्प है कोटा से, दूसरा है देवली से, तीसरा है नसीराबाद से और चौथा है जोधपुर से। तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ नसीराबाद से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की विशेषता और तत्व संबंधी प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। पहला विकल्प है, यहाँ दिए गए हैं, गणतंत्रवाद, निर्वाचित राष्ट्रपति, दूसरा है लोकतंत्र, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तीसरा है संघवाद, शासकीय शक्तियों का वितरण और चौथा लिखा है भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का संहिताकरण, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो चौथा गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? पहला है समता के अधिकार का, दूसरा है स्वतंत्रता के अधिकार का, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार का और चौथा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का। तो शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है? स्वतंत्रता के अधिकार का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म के प्रचार का अधिकार, तीसरा है धर्मांतरण करने का अधिकार और चौथा है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, पूछा गया है धर्मांतरण कराने का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो यहाँ पर होगा किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। पहला है 42वां, दूसरा है 44वां, तीसरा है 45वां और चौथा है 50वां। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार अभिलेखित हैं? मूल अधिकार उल्लेखित लिखा हुआ है, सॉरी। पहला विकल्प है भाग 3, दूसरा है भाग 4, तीसरा है भाग 5 और चौथा है भाग 6। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार उल्लेखित हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा में सदस्यों का नियतांश यानी कोटा है। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष को और चौथा है उपराष्ट्रपति को। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य है। तो ये पुराना पेपर है, तो इसमें पूछा गया है राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य। तो इसमें तब दूसरा विकल्प सही था, जम्मू और कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? पहला विकल्प है 9वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 11वीं और चौथा है 12वीं। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है।
10वीं अनुसूची में उल्लंघन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी और उसके तटवर्ती शहर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला लिखा है सीन, पेरिस, दूसरा लिखा है थेम्स, लंदन, तीसरा है अमेजिन, रियो डी जेनेरियो और चौथा है हडसन, न्यूयॉर्क। तो इसमें जो गलत है वह है तीसरा, अमेजन, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो दक्षिण अटलांटिक तट पर ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो ये याद रखिएगा, गलत पूछा गया था तो तीसरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट धारा का संबंध किस देश से है? पहला है नाइजीरिया, दूसरा है उरुग्वे, तीसरा है पेरू और चौथा है सूरीनाम। तो हम्बोल्ट धारा एक ठंडी धारा है और इसका संबंध है पेरू से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट है एक, पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है कायादृत सेल और चौथा है उपरिक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 3 प्रकार की सेलें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल स्थित है? पहला है कोलंबिया में, दूसरा है वेनेजुएला में, तीसरा है मोजाम्बिक में और चौथा है तंजानिया में। तो एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है? पहला है महेंद्रगिरी, दूसरा है नामचा बारवा, तीसरा है डोडा बेटा और चौथा है अनाईमुडी। तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी और उस पर बने बांध के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला लिखा है तुंगभद्रा, अलमत्ती, दूसरा है कोठारी, मेजा, तीसरा है महानदी, हीराकुंड और चौथा है चंबल, गांधी सागर। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें पहला विकल्प गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय बांध है। और जो ये अलमाटी बांध है, अलमट्टी बांध जिसे कहते हैं, उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक बांध परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है केरल और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली वर्षा मावठ का कारण है? पहला है एल नीनो, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा है ला नीना और चौथा है ITCZ में बदलाव। तो उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली वर्षा, जिसे मावठ कहा जाता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है? पहला विकल्प है कोटा, दूसरा विकल्प है बारां, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है झालावाड़। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? पहला है बनास, दूसरा है लूनी, तीसरा है चंबल और चौथा है बाणगंगा। तो किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? वह है बनास, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान स्थित है? पहला है दरिया में, दरीबा होगा यहाँ पर, सॉरी, दरीबा में, दूसरा है चांदमारी में, तीसरा है खेतड़ी में और चौथा है जावर में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान स्थित है दरीबा में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? पहला विकल्प है तारागढ़, दूसरा है अचलगढ़, तीसरा है जरगा
और चौथा है शेर। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरावली की है शेर और सबसे ऊंची है गुरु शिखर, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से किले को गढ़ बीचली भी कहा जाता है? पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है तारागढ़ और चौथा है गागरोन। तो तारागढ़ किले को गढ़ बीठली कहा जाता है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। और तारागढ़ का जो किला है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे? पहला विकल्प है शौकत उस्मानी, दूसरा विकल्प है सागर मलगोपा, तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह बारहट और चौथा है अर्जुन लाल सेठी। तो जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे सागर मलगोपा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें कई वर्षों तक जेल में प्रताड़ित किया गया और बाद में इन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है अलवर और चौथा है किशनगढ़। तो चरी नृत्य एक महिला समूह नृत्य है और यह अजमेर और किशनगढ़ से संबंधित है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, किशनगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे? पहला विकल्प है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, दूसरा विकल्प है हीरालाल शास्त्री, तीसरा विकल्प है हरि भाऊ उपाध्याय और चौथा है BK कौल। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का उद्भव कब हुआ? पहला है कैम्ब्रियन पूर्व, दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प, तीसरा है तृतीय कल्प और चौथा है चतुर्थक कल्प। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, अरावली पर्वतमाला का उद्भव माना जाता है कैम्ब्रियन पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? पहला है बनास नदी, दूसरा है पार्वती नदी, तीसरा है काली सिंध और चौथा है जाखम नदी। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, जाखम नदी। अगला प्रश्न है डीडवाना झील कहाँ स्थित है? पहला है नागौर जिले में, दूसरा है पाली जिले में, तीसरा है बाड़मेर जिले में और चौथा है अजमेर जिले में। तो डीडवाना झील स्थित है नागौर जिले में, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है? पहला है लौह अयस्क उत्पादन, दूसरा है तांबा उत्पादन, तीसरा है जस्ता उत्पादन और चौथा है बेरिलियम। तो रामपुरा आगूचा प्रसिद्ध है जस्ता उत्पादन के लिए, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? पहला है फ्लोराइट उत्पादन, दूसरा है हीरा उत्पादन, तीसरा है बेराइट्स उत्पादन और चौथा है पाइराइट उत्पादन। तो मांडवा की पाल प्रसिद्ध है फ्लोराइट उत्पादन, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भद्रावती प्रसिद्ध है? पहला है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, दूसरा है लौह इस्पात उत्पादन के लिए, चौथा है तीसरा है कोयला उत्पादन के लिए, चौथा है पर्यटन केंद्र के लिए। तो भद्रावती प्रसिद्ध है लौह इस्पात उत्पादन के लिए, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल का भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलेम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है? पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो सलेम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है तमिलनाडु में,
तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चितरंजन प्रसिद्ध है। पहला है मशीन उपकरण, दूसरा है लोकोमोटिव वर्क्स, तीसरा है जलयान निर्माण उद्योग और चौथा है वायुयान उद्योग। तो चितरंजन जो है एक रेलवे शहर है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। ये लोकोमोटिव वर्क्स के लिए जाना जाता है, लोकोमोटिव कार्य के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? पहला है ओखा गुजरात, दूसरा है लखेरी राजस्थान, तीसरा है सतना मध्य प्रदेश और चौथा है बरौनी बिहार। तो सीमेंट उद्योग नहीं है, पूछा गया है कहाँ पर नहीं है, बरौनी बिहार में। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बरौनी बिहार में तेल रिफाइनरी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसवंत थड़ा कहाँ है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है कोटा। तो जसवंत थड़ा जो है ये राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, और ये जोधपुर में है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्लास 10th की बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 खम्भों की छतरी कहाँ है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा है कोटा, तीसरा है मांडलगढ़ और चौथा है बाड़मेर। तो 84 खम्भों की छतरी है बूंदी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा होशनिमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पहला विकल्प है माउंट आबू, दूसरा है सांबर लेक, तीसरा है अजमेर और चौथा है कपासन। तो ख्वाजा होशनिमुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर झील के निकट स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है टोंक और चौथा है जैसलमेर। तो दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैला देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है करौली। तो कैला देवी मेले का आयोजन करौली में किया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है चक्री नृत्य हाड़ौती, दूसरा है सेंघड़ा नृत्य शेखावाटी, तीसरा है कठपुतली नृत्य उदयपुर और चौथा है भवाई नृत्य बाड़मेर। तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें जो चौथा लिखा हुआ है भवाई नृत्य बाड़मेर, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो भवाई नृत्य है उसका संबंध उदयपुर से है। तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में रनकपुर का मंदिर स्थित है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है पाली, तीसरा है राजसमंद और चौथा है सिरोही। तो रनकपुर का मंदिर पाली जिले में स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह सही नहीं है? पहला है मेहरानगढ़ जोधपुर, दूसरा है जूनागढ़ भरतपुर, तीसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर और चौथा है तारागढ़ अजमेर। तो इसमें जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो जूनागढ़ भरतपुर, क्योंकि जूनागढ़ का जो किला है ये बीकानेर शहर में स्थित है, भरतपुर में नहीं है। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है जयपुर सांगानेर, दूसरा है नाथद्वारा हल्दी घाटी, तीसरा है उदयपुर डबोक और चौथा है जोधपुर रातानाड़ा। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर डबोक। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, कौन सा समूह सही है? सिलीसेड, अजमेर, नक्की झील, माउंट आबू, तीसरा है आना सागर उदयपुर और चौथा है राजसमंद नाथद्वारा। तो जो सही है वह है नक्की झील माउंट आबू। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिलीसेड झील अलवर में है। अलवर से 8 मील दूर
दक्षिण पश्चिम में। और आना सागर ये अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है और राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये पेपर 2013 वाला था, अलवर क्षेत्र का ये पेपर था SST का, क्योंकि तब परीक्षा जिला परिषद द्वारा आयोजित की जाती थी। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 2023 वाला SST का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।